Hello students, this is Gurpreet Singh and welcome to online classes. Today we will discuss about history. What is history? देखिए ये वर्ड आया है ग्रीक के वर्ड हिस्टोरियन। इसका मीनिंग है नॉलेज एक्वायरिंग बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट। इन्वेस्टिगेशन से हमें जो भी नॉलेज मिली, जो भी सोर्सेज, जो भी कुछ हमें मिला, प्राप्त हुआ, उसे हम कहेंगे हिस्टोरिया। अब रिसर्च एंड हिस्ट्री ऑफ पास्ट, इसे हम कहेंगे हिस्टोरिया। तो हिस्ट्री में हम करते क्या हैं? हिस्ट्री में हम करते हैं जो इससे पहले टाइम ऑफ पीरियड बीत चुका है, उसकी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उन्हें एक जगह इंटीग्रेटेड करके रखते हैं, तो उसका तो मूल्यांकन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो हिस्ट्री की बुक है इसमें कुल 7 चैप्टर हैं और इसका है 80 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स जो है आपको सेशनल दिए जाएंगे, कुल है 100 मार्क्स। और इस एग्जाम का टाइम ऑफ पीरियड होगा 3 आवर एंड 15 मिनट। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर्स के बारे में, क्या इन चैप्टर्स में है। देखिए बच्चों, जिस बंदे को अपनी हिस्ट्री का पता होगा, क्या पास्ट में उसने किया है, क्या उसके गुड एंड बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, उसी के हिसाब से वो अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा कि अगर उसने कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंस किए हैं तो वो करने से बचेगा। जैसे हमारे वर्ल्ड वॉर में हमारे क्या बुरे एक्सपीरियंस रहे, जो देशों ने क्या ऐसे काम किए कि उसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो हम उससे फ्यूचर में बच सकें। इसके लिए आज एक रेगुलेटर बॉडी है यूएनओ, वो काम कर रही है अपना। ठीक है, अब हिस्ट्री की क्या सोर्सेज हैं उसके को लेकर हमारा है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। ये आपका 10 नंबर। देखिए इंडिया बेसिकली है क्या? आज की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जिसमें हमारे 29 स्टेट से पहले अब डिसॉल्व हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तो इसे हम इंडिया नहीं कहेंगे। इंडिया वो है जो हमारे पुराने एपिक्स में और टेक्स्ट में जिसके बारे में बताया गया है, जैसे कि अग्निपुराण। अग्निपुराण में हमारा जो इंडिया का आज की बाउंड्री है उसे नहीं कहा, उसे कहा था जम्बू द्वीप। अब इसमें क्या कुछ थे, इसमें आज का पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा आइलैंड, ये सभी शामिल थे। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा विष्णु पुराण में भी ऐसी लैंड लॉक जो एरिया बताया गया था इंडिया को, इसके नॉर्दर्न पार्ट में थी आइसी माउंटेन और साउथ में थे एक सी। अब हमारा इंडिया का हिस्ट्री, इसको जानने के लिए क्या सोर्स है, हमें क्या पता लगेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी? तो इसका जो पहला सोर्स है, पहला तरीका है जानने का इसको, वो है लिटरेरी सोर्सेज। अब जो कुछ भी हमारे पास लिख कर पड़ा है उसे हम कहेंगे लिटरेरी सोर्सेज। जो हमारे एपिक्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे टेक्स्ट हैं, वो सभी लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है रिलीजियस सोर्सेज। अब हमारा रिलीजन क्या है? हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे रिलीजन हैं, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, बुद्धिज्म हो। ठीक है, लेकिन जो एशियंट इंडिया था उसमें बेसिकली 3 ही रिलीजन थे। कौन कौन से? एक तो सनातन, जो कहा जाता था ब्राह्मण, बुद्धिज्म और जैन। ठीक है, सबसे पहले है ब्राह्मण। ब्राह्मण लिटरेचर। देखिए जो महाभारत है, रामायण है, ये हमारे लिटरेचर हैं, लेकिन
हिस्ट्री के अनुसार इसको ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, इसे मिथोलॉजी में काउंट किया जाता है। हालांकि अब कुछ ऐसे हिस्टोरियन हैं जो महाभारत को रिलायबल मानते हैं, लेकिन फिर भी इतना इसमें नहीं है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण जो हमारा सनातन धर्म है जैसे कहेंगे, उसकी शुरुआत होती है वेद से, वेदांत। ये लिखे गए थे 1500 BC से 500। हालांकि इस टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन ये माना जाता है, ठीक है, 1500 BC से। अब वेदांत क्या थे? जो सनातन धर्म है या ब्राह्मी है धर्म, उनके जो भी रिचुअल्स थे, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके आइडियल मानते हैं, जो सोसाइटी होनी चाहिए जैसी, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके अलावा कुछ मेडिकल लाइन के बारे में भी, म्यूजिक के बारे में भी, मेडिटेशन के बारे में, हर बात के बारे में वेद में डिस्कस किया गया है। वेद बेसिकली 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। जो सबसे नया वेद है वो है सामवेद, और सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बिगेस्ट ये वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 148 सूक्तिज एंड 10 मंडल्स हैं, और इसमें टोटल 5 4 3 2 0 0 इतने वर्ड्स हैं, एंड इतने हैं मंत्रा, ठीक है, जो वर्सेस में लिखे गए हैं। उस समय कैसी सिचुएशन रही होगी उसके बारे में यहाँ मिलता है अपने जानकारी, ठीक है। जो मैन जेंडर इक्वालिटी कितनी थी, क्या डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में या नहीं था, उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारे रिलीजन सोर्सेज। इसके बाद है बुद्ध, बुद्धिज्म लिटरेचर। अब गौतम बुद्ध आए, उनके साथ बुद्धिज्म लिटरेचर आया। उनके 3 एपिक्स थे जिसे त्रिपिटक कहा गया है, ठीक है। अब बुद्ध का क्या उनकी जीनियोलॉजी थी, क्या उस टाइम में इवेंट्स हुए, उसके बारे में बुद्ध ने तो लिखा नहीं। उस टाइम में जो फॉरेन टूरिस्ट आए थे, उन्होंने बुद्ध के टाइम के जो लोग थे उनसे मिले, उनसे बातें की, और कुछ एपिक्स को लिखा उन्होंने, ठीक है बच्चों। तो वो आज भी हमारे पास दर्ज है। जैसे कि एक नागार्जुन आए, वो एक बौद्ध मॉन्यूमेंट में गए, वहां पर जो लोग थे उनसे मिली, उनसे बातें की, और अपने जो आइडियाज थे उनको शेयर किया और उसके बारे में लिखा। तो हमें वहां से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इसके बाद है जैन और बुद्धिज्म। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो बातें बुद्धिज्म में है वही जैन में है, ठीक है। सिंपल लाइफ के बारे में कहा गया है। इसके बाद हमारा आता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अब इसमें क्या था, जो रिलीजन से परे या रिलीजन से हटकर जो भी कुछ है, जो भी लिटरेचर लिखा गया है, वो हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर आता है। चाहे वो चरक के द्वारा लिखी हुई चरक संहिता हो, चाहे वो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र हो। देखने में तो लगता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इन सभी बातों को बताया गया है। अब उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगेगा? देखिए, जब चाणक्य आए, उन्होंने अपनी बुक लिखी अर्थशास्त्र, हालांकि आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में ज्यादा है। तो उन्होंने बताया कि एक आइडियल सोसाइटी और एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया। और एक टाइम था जब उन्होंने मौर्य एम्पायर को खड़ा कर दिया था अपने बल पर, ठीक है। और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट एम्पायर थे, उसके फाउंडर भी थे। तो जो चाणक्य थे उनके प्राइम मिनिस्टर बन गए मौर्य एम्पायर के। तो जब उन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी है जिसमें एक आइडियल सोसाइटी और एक आइडियल स्टेट की बात की गई है, तो खुद भी उसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस टाइम में जो एम्पायर था वो कैसा था, कैसे लोग थे, क्या उनकी सोच थी, ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था, कैसा होना चाहिए असल में, उसके बारे में पता लगता है। इसके बाद आए आर्यभट्ट ने भी अपनी बुक लिखी थी, उसमें भी जीरो का इन्वेंशन किया गया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद और भी बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं जो हमारे हिस्ट्री है उसको जानने में मदद करते हैं। जैसे कि चंद्रवरदई ने पृथ्वीराज चौहान
जो लास्ट हिंदू किंग थे अजमेर और दिल्ली के, उनके बारे में बताया कि वो कैसे थे, क्या उनकी बायोग्राफी थी, कैसा उनका सोशल और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, सभी के बारे में उन्होंने बताया। तो इसके बाद आया अल ब्रूनी। अल ब्रूनी जो था वो वेस्टर्न बनता था, वो जब इंडिया में आया तो यहाँ पर क्या माहौल है इसके बारे में उसने लिखा। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, हम अपने घर पर रहते हैं, हमें अपने घर के बारे में उतना नहीं पता कि जितना बाहर का बंदा बताएगा, छोटी छोटी बातें बताएगा। तो जब इंडिया में जो कुछ चल रहा था, इंडिया की जो रिलीजन थे उनको बाहर भेजा गया, जैसे बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म जब चाइना में गया तो वहां के लोगों में ऐसा हुआ कि कहाँ से आया है, जहाँ से ये आया है वहां पर क्या इसका माहौल है, क्या कुछ हो रहा है, क्या इनकी बातें हैं, उनको जानने के लिए बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट इंडिया में आए। वो चाहे किसी तरह आए हो, चाहे वो पिलग्रिम्स में आए हो, चाहे एज ए पिलग्रिम्स आए हो, चाहे वो एज ए टूरिस्ट आए हो, टूरिस्ट या ट्रैवलर, चाहे वो एज ए ट्रेडर्स आए हों, कैसे भी आए हों, वो आए इंडिया में और उन्होंने इंडिया के बारे में बताया कि यहाँ पर जो बुद्धिज्म है वो चाइना से कैसे डिफरेंट है, यहाँ के जो किंगडम्स हैं, यहाँ के एम्पायर हैं, वो किस तरह से रूल करते हैं, जो किंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसका और आम लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, ठीक है। और हमारे जो लोग थे वो तो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। अगर कुछ राजा ने बुरा काम भी किया है तो उसके पास जो भी उसके राइटर्स हैं या स्कॉलर्स हैं उसके खिलाफ लिख दें, इसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हालांकि कोई बाहर लाए वो लिखेगा। अब जैसे फाइयान, हवेनसांग, ये सभी आए। फाइयान ने अपना एक एपिक, एक टेक्स्ट उसने लिखा था, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म कंट्री, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बताया था। हवेनसांग हर्षवर्धन 6th सेंचुरी में आए, हर्षवर्धन का एम्पायर था उस टाइम में, यहाँ पर 14 ईयर्स तक रहे, जिसमें कि उन्होंने 5 ईयर्स तक तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में थी इंडिया के, वहां पर रहकर उन्होंने स्टडी की, ठीक है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहां पर बहुत सारे देशों के लोग आते थे, ऑलमोस्ट 50,000 के करीब माना जाता है कि वहां पर बच्चे पढ़ते थे। तो उन्होंने वहां पर रहकर इंडिया के बारे में जाना। इसके बाद अल ब्रूनी, इब्न बतूता, ये सभी लोग आए, ठीक है। हालांकि मुस्लिम थे, ये मुस्लिम जो इन्वेंटर थे उनके साथ आए थे, इंडिया में रहे वो, यहाँ पर जाना क्या था, यहाँ पर इनके बारे में क्या यहाँ की स्ट्रक्चर है, क्या जियोग्राफी है, क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी जो बुक्स थी उनमें मेंशन किया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। देखिए, इंडिया में एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1861 में ये फाउंड हुआ था। इसका काम है एक्सकेवेशन करना, ये हमारे पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, वेल्स हैं, जो जो भी एशियंट हिस्ट्री में हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अब ये हमारे काम कैसे आता है? सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल है सर्वे है या आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, उसे हम कुछ सब पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। जैसे पहले रिकॉर्ड, ठीक है बच्चों। अब रिकॉर्ड क्या है? जो हमारे पास लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है। जैसे इंस्क्रिप्शंस। अब आज के समय जैसा तो पुराना समय था नहीं कि सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। तो उस समय में इंस्क्रिप्शंस थे, जिसके जरिए जो किंग्स थे या जो रूलर थे उनका जो भी रेगुलेशन है उसके बारे में आम लोगों को बताया जाए, तो इंस्क्रिप्शन।
अब इंस्क्रिप्शन से और क्या पता लगेगा? देखिए बच्चों, जहां जहां तक इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि वो एम्पायर वहां तक एक्सटेंड किया हुआ था, वहां तक फैला हुआ था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के अलावा कुछ पॉइंट्स मिले हैं। अब पॉइंट से क्या पता लगेगा कि वहां की जो वेल्थ थी वो कितना अच्छा था, वो कितना डेवलप हो चुका स्टेट था। कैसे कि अगर जो पॉइंट्स हैं वो गोल्डन या सिल्वर के मिले हैं तो हम मानेंगे कि वो बहुत वेल डेवलप्ड था। जहां तक उनके पॉइंट्स मिले हैं वहां तक हम मानेंगे कि उनका बिजनेस या उनका ट्रेड हुआ करता था। जैसे कि इंडिया, इंडिया के कुछ पॉइंट्स वो रशिया में मिले हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मिले हैं, कुछ ईस्टर्न कंट्री वहां पर भी मिले हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि जो इंडिया का ट्रेड था वो कितना फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके अलावा स्कल्पचर। अब स्कल्पचर से हमें पता लगेगा कि उनके रिलीजियस व्यू क्या थे, उनके आर्ट एंड कल्चर कैसे थी, कितने खुश रहते थे वो लोग, क्या उनके थॉट्स थे। पॉइंट के बारे में हो ही गया। इसके बाद है स्टाम्प्स। देखिए, स्टाम्प में आमतौर पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखे होते थे। आर्टिकल से पता लगता था कि उनका सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, क्या उनका रूल करने का तरीका है। ठीक है, क्या उनकी जो आर्मी है उनमें क्या रैंक्स हैं, इनके बारे में पता लगता था हमें। ठीक है बच्चों, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स थे। अब उनका हमारे आज की लाइफ में क्या रोल है? देखिए, पीछे एक फैसला आया था अयोध्या पर, अयोध्या राम भूमि जन्म विवाद ऐसा था। तो क्या था वो था कि बाबरी मस्जिद है इसे गिराया गया था। क्यों गिराया गया था? क्योंकि उसमें एक जो पार्टी का मानना था कि इसके नीचे एक हिंदू स्ट्रक्चर है या फिर ऐसे स्ट्रक्चर है जो इस्लामिक नहीं है। तो उसके लिए कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसे ऑर्डर दिया कि आप वहां पर जाइए, देखिए कि वहां पर क्या था। तो उन्होंने बताया कि वहां पर पुरानी मस्जिद नहीं थी। तो इस तरह से हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो आज के ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर में भी काम आया। ठीक है, वो कितना बड़ा फैसला था। अब इसके बाद में आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल में सिविलाइजेशन। अब क्या सिविलाइजेशन है? सिविलाइजेशन जो उस टाइम में जो रिवर बैंक्स थे वहां पर लोग रहते थे, जो इनकी ट्रिब्यूटरी सिटी जैसे इंडस वैली। बाकी जब अपने इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी क्या था? ये था आज के पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट और यूपी का कुछ पार्ट। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, उनमें आर्ट एंड कल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, कहाँ कहाँ तक ट्रेड था, इसके बारे में जानेंगे। जैसे इंडस वैली बहुत ही ग्लोरियस पीरियड इंडिया का। ठीक है ना, उस टाइम में पूरे वर्ल्ड वाइड 4 सिविलाइजेशन कॉलोनीज मिली हैं। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडिया की इंडस वैली। इन 4 में सबसे बड़ी थी इंडस वैली। जब वो यूरोप के जो लोग थे उनको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, अभी तक तो वो एनिमल्स या जंगल में जा सकते थे। उस टाइम में इंडिया ने इतनी बड़े बड़े अर्बन कॉलोनीज डेवलप कर रही थी। इससे हमें पता लगेगा कि जो इंडिया का पार्ट था कितना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद आता है हमारा इसकी अचीवमेंट, कि हमने इससे क्या अचीव किया। अब चाहे वो अचीवमेंट सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कैसी भी हो। देखिए, बुद्ध आया, बुद्ध के समय में हमारी जो मोरल वैल्यूज थी वो बहुत ऊपर आती थी। ठीक है, कौटिल्य आया तो उसने कुछ ऐसे रूल्स दिए हमें, ऐसी बुक्स दी जो हमें आज भी काम आती है। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा है, उसमें बहुत सारी चीजें इसी से इंस्पायर्ड है। वेद है, वेद में जो हमारे स्ट्रक्चर दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, वो आज भी अप्लाई होते हैं।
उसकी जो जो मिरर इमेज है वो आज भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर था 10 मार्क्स का। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडिया। इसमें पहले है मौर्य एम्पायर। अब मौर्य कौन थे? देखिए, इससे पहले तक लोग इतने इंटीग्रेटेड होकर नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जनपद और उसके बाद महाजनपद बने। तो इन पर रूल करने के लिए कुछ एम्पायर बने, इसमें सबसे बड़ा था मगध। मगध है आज के बिहार स्टेट और झारखंड स्टेट का कुछ पार्ट। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। हालांकि उसके बाद राजगृह भी रही है, लेकिन मेन पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पर एक एम्पायर थे महादनानंद। महादनानंद बहुत ही क्रूर थे, लोगों से इतनी बनती नहीं थी और अपने ही ड्रिंक करके पड़े रहते थे। तो वहां पर जो बुरी बातें थी या बुरा सेटअप था वो आ चुका था। उसको रिफॉर्म करने के लिए एक चाणक्य आए थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, बहुत सारे नाम है इनके। तो उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे वेलफेयर स्टेट को बनाइए, लेकिन धनानंद को बाहर निकाल दिया। तो इससे दुखी होकर उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के छोटे से बच्चे को अपने पास लिया, उससे एजुकेटेड किया, उसको बहुत सारी बातें सिखाई। तो अंत में उसने जाकर मौर्य एम्पायर को कंक्वर किया, उसको जीत लिया और अपने मगध एम्पायर को जीत लिया और मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश किया। इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विष्णुगुप्त या चाणक्य कहें या कौटिल्य कहें, उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। उनके द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, जो कि पॉलिटिकल, एक आइडियल पॉलिटिकल स्टेट कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसा उनका सेटअप होना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया था। अब एक बंदे ने खुद बुक लिखी है और खुद ही अब वो पावर में है, तो सीधी सी बात है उसको अप्लाई भी करेगा। उसने अप्लाई भी किया होगा, तो हमें इससे पता लगा कि उस समय ये सभी सिचुएशन, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोशल हो, कैसी रही होगी, एक आइडियल सोसाइटी कैसे बनी होगी। इसके बाद आए गुप्त। ठीक है, मतलब कैसे आए? देखिए, तो मौर्य एम्पायर के लास्ट बड़े किंगडम में बड़े किंग थे, वो थे अशोक। अशोक ने एक वॉर लड़ी थी, वो थी कलिंग। कलिंग में उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे, इनोसेंट लोग थे, उनको मरते हुए देखा। तो उससे उनका जो हार्ट था वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। तो उन्होंने इसके बाद एक प्रॉमिस किया कि इसके बाद वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे। उन्होंने जो बुद्धिज्म था उसको आगे से आगे चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बनाया अशोका धर्म। अब इससे इंडिया की जो मोरल वैल्यूज थी वो बहुत ऊपर आ चुकी थी। ठीक है, अच्छी बातें, चोरी ना करना, एक दूसरे को मारना ना, कुछ ऐसे बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स थे या उनकी लिस्ट बनाई जिनको आप कभी भी नहीं मार सकते या किसी खास ओकेजन पर नहीं मार सकते। ठीक है, इससे जो एनिमल क्रूरल्टी थी वो बहुत कम हो गई। लोगों के एक दूसरे में अंदर सोसाइटी में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए। लेकिन इससे जो स्टेट था उसकी पावर कमजोर हो गई, क्योंकि जो अशोक था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो लास्ट में करते करते जो मौर्य एम्पायर था वो डाइल्यूट हो गया। तो कौन आए? गुप्त। अब जो गुप्ता का टाइम था वो आज तक की इंडिया में सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब गोल्डन ये क्यों नहीं, ये क्यों है? देखिए, मौर्य ने तो इंडिया को खड़ा किया, एक अच्छा एम्पायर दिया, लेकिन गुप्ता ने उसमें अच्छे रिफॉर्म्स और भी किए। ठीक है, इसी टाइम में सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर अभी भी देखने को मिलता है। उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज भी है हमारे पास। ठीक है, उस टाइम पे फोर्ट्स नहीं आए हमारे पास। तो गुप्ता के टाइम में जो भी हुआ, अच्छे रिफॉर्म्स हुए, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
इसके बाद आता है हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए इस टाइम में जैन और बुद्ध ये रिलीजन जो ज्यादा थे, इस टाइम में आकर हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म या सनातन धर्म जिसे अपने कहते हैं, वो अपने पीक पर आ चुका था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर ये खुद ब्राह्मण है या सनातन धर्म को मानते हैं तो वो इन पर कुछ इक्वलिटी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। ठीक है, हर्षवर्धन 6th सेंचुरी। इस टाइम में चाइना से एक टूरिस्ट आए जो पिलग्रिम थे बेसिकली, जो इंडिया के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे उन पर स्टडी करने के लिए आए थे। इनका नाम था ह्वेनसांग। अब ह्वेनसांग इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पर देखा क्या कुछ हो रहा है, यहाँ का सेटअप, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा है, सोसाइटी कैसी है, एक दूसरे के रिलेशंस कैसे हैं, स्टडी कैसी है। तो उन्होंने तक्षशिला नाम की एक यूनिवर्सिटी थी जो कि आज के नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया है या अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया में आती है, वहां पर रहकर इन्होंने 5 साल स्टडी की और इंडिया के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने पूरा इंडिया चले। ठीक है, फोर्ट ट्रिप की, जो हर्षवर्धन थे उनसे भी मिले, उनके बारे में जाना। अपनी एक बुक थी सी यू की, उसमें सभी बातें इन्होंने लिखी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है चोल। अब चोल वैसे तो थे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हिस्ट्री हमारे पास उतनी नहीं है। ठीक है, इतने रिपोर्ट्स अभी भी हमारे पास नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा लोग चाहे फॉरेन में थे वो कभी भी साउथ में नहीं गए। ठीक है, उसमें एक राजा थे कृष्णदेव राय, उनके जो पीएम थे तेनाली रामा, उनके बारे में भी हम जानेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी टाइम लगता है। देखिए शुरू से ही ग्लोबलाइजेशन रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना से, मंगोलिया से, ईरान से, टर्की से और मिडिल ईस्ट की कंट्री से बहुत सारे एम्पर और इन्वेंशन आए थे यहाँ पर करने। ठीक है, तो इनमें से खास थे शुंग, कुषाण, मुगल, ये सभी थे। ठीक है, इन्होंने पूरे लंबे पीरियड के लिए तो यहाँ पर रूल नहीं किया, लेकिन थोड़े थोड़े के लिए किया। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को कहा था हिंदू, एक हिंदू कंट्री है। हिंदू क्यों कहा? क्योंकि इंडिया एक लैंड ऑफ कंट्री। ठीक है, जिसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो थे हिमालय, हिमालय से इंडिया में आना बहुत मुश्किल था। तो इसका वेस्टर्न पार्ट था, वो था अपने ईरान से जुड़ा हुआ, जिसमें एक खास रिवर थी, एक बड़ी रिवर थी सिंधु। सिंधु कहते थे, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपने इंडस रिवर। तो सिंधु का प्रोनाउंसिएशन वो करते थे हिंदू, और यहाँ पर जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स थे उनको कहा जाता था हिंदू। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे जो सेटअप बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अच्छा, और रूल किया, लेकिन लंबे टाइम तक तो इन्होंने अपना रूल नहीं किया, इनका खत्म हो गया था। जो सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाले थे वो थे मुगल्स। इसके बारे में हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अब 9th सेंचुरी से ही मुगल इंडिया में आना स्टार्ट हो गए थे। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के फॉर्म में आए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी आए थे, बहुत सारे आए थे। तो सबसे जो पावरफुल इन्वेस्टमेंट था वो था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जो थे ये आए थे इंडिया में 1192। इसके बाद चौहान, उनके साथ इनकी वॉर हुई, ट्रायंट का सेकंड वॉर। ठीक है, उनमें इन्होंने दिल्ली पर अपना जो उसको कॉन्कोर कर लिया था, और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो वहां पर सेट किया। एक अपना सर्वेंट था वहां पर लगा दिया था उन्होंने उसको रूल करने के लिए।
तो लेकिन ये यहाँ पर इंडिया में ज्यादा तक नहीं रहे। उसके बाद सल्तनत पीरियड आता है। सल्तनत पीरियड अप्रोक्सीमेट 300 ईयर्स का था, ठीक है। उसके बाद 1526 इस टाइम में इंडिया में आए बाबर। बाबर बेसिकली टर्की से थे, तो वो इंडिया में आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पर रहने लग गए। इसके बाद जब तक कि ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आ गए, मुगल ही इंडिया में रहे, ठीक है। 757 प्लासी वॉर के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका इंटरफेयर इंडिया में अब बहुत ज्यादा हो गया था। आए थे वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे अपनी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ। कैसे रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर में। कॉलोनियल इन्वेशन, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर। जहांगीर के टाइम में आए थे, उन्होंने परमिशन ली। सर टॉम क्रो एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने इसके लिए परमिशन ली थी और धीरे धीरे अपना जो यहाँ पर ट्रेड था वो शुरू कर दिया। कोलकाता पोर्ट था उस टाइम में, वहां पर इन्होंने अपना हब बनाया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, इन दोनों की वो लड़ाई कराते थे। तो क्या हुआ कि कुछ डिसेंट तो हर किसी में होते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको ज्यादा आग दी। तो 1880 इस टाइम में उन्होंने इंडिया में बहुत सारी ट्रीटीज साइन की। ये ट्रीटीज क्या थी? ये थी इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए कुछ ट्रीटीज कि उन्होंने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। किनसे? मराठा से या किसी और स्टेट से, कि वो आप पर अटैक करता है तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें उनकी कुछ राइट्स थे, जो स्टेट के स्पेशल राइट्स थे, वो भी छीन लिए गए। धीरे धीरे इंटरफेरेंस उनकी ज्यादा बढ़ गई थी। अब कुछ इसमें जो सुधार आने की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब इसके बाद आया 1857 का ईयर। इस टाइम में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। ये था अपना फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब एक टाइम ऐसा आ गया जब यहाँ पर लिटरेसी रेट 1% से भी कम हो चुका था। लोगों को पता ही नहीं था हम कौन है, हमारा क्या हिस्ट्री है, हमारा क्या कल्चर है, कैसा ग्लोरियस पास्ट है। तो इसको बताने के लिए बहुत सारे लोग आए, जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने बताया कि आपको कैसा पास्ट है, ठीक है। उस टाइम में बहुत सारे बुरे रिचुअल्स सोसाइटी में आ चुके थे, ठीक है, तो उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी था। जैसे सबसे बड़ा था उस टाइम डाउरी, बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, उसको मार देना, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना, विडोज थी उनकी मैरिज नहीं होती थी दोबारा। तो उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जो राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने और रामकृष्ण मिशन बनाकर शुरू किए थे, ठीक है बच्चों। तब अब मॉडर्न जो अपना तो फ्रीडम मूवमेंट था वो कहाँ से शुरू हुआ? तो वो था 1857 से शुरू हुआ। अब उस टाइम में क्या था कि एक इनफील्ड राइफल आई, उसमें एक गन जो काऊ की जो फैट थी उसमें यूज होती थी, ठीक है, और मुस्लिम के लिए कहा गया। तो उसमें क्या था कि उस टाइम स्ट्रगल होना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। तो 1857 में एक रिवॉल्यूशन आया। क्या आया कि वहां पर जो उनकी कंटेनमेंट जोन थे, जैसे नसीराबाद, नीमच, आगरा, मीरठ, मेरठ, इन सभी में जो इंडिया के सोल्जर थे उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। दिल्ली की ओर चले गए, लेकिन ये
कामयाब नहीं हो सके। तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स की जो ताकत थी वो इंडिया में ज्यादा बढ़ गई थी। इस टाइम में स्वामी विवेकानंद आए, उन्होंने बताया कि हमारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है, कितनी ग्लोरियस है। तो वो अमेरिका में गए, अमेरिका में उन्होंने वेदों पर अपना स्पीच दिया। तो आज भी हम देख सकते हैं इंटरनेट से, तो अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनमें उनको स्वामी विवेकानंद को कोट किया गया, कितने अच्छे उनकी स्पीच थे उसके बारे में बताया गया। इसके बाद आया 1905। इससे पहले की बात रह गई अपनी 1885। इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको एस्टेब्लिश किया गया था। A.O. ह्यूम इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसका जो एम था वो था एक डोमिनियन स्टेट को बनाना इंडिया को। ठीक है, एक अपनी सॉवरेनिटी को लेना। तो अब आते हैं 1905। अब अंग्रेजों ने तो भी इंडिया पर रूल करना था, कैसे भी करें। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिसे हम आज जानते हैं वेस्ट बंगाल के नाम से, और ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश। लॉर्ड कर्जन थे एक अंग्रेज ऑफिसर, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये कहकर डिवाइड किया कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये सबको पता था। रूल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। 1919 अब इंडियंस को दिखाने के लिए एक बिल लेकर आए 1919 में ब्रिटिशर्स कि वो इंडिया के लिए है, उसके एक अच्छे रूल और अच्छे स्टेट को बनाने के लिए है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावे का था। इसके बाद में 1935 को बिल आया, वो भी इतना नहीं था। फाइनली 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। अब इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजों की जो वेल्थ थी वो डाउन आ चुकी थी, उनका जो पकड़ थी इंडिया में वो भी अब कमजोर हो रही थी। तो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो और तेज हो चुका था। इसमें बहुत सारे और फ्रीडम फाइटर्स थे वो जुट चुके थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, दादा भाई नेहरू जी हो। इतना बड़ी लिस्ट हम गिन नहीं सकते, ये शुरू हो चुके थे। तो लास्ट में एटलीस्ट इंडिया को फ्रीडम देने के लिए अंग्रेजों को मानना ही पड़ा, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिल गई थी। लेकिन किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन्होंने लगभग 3 इयर्स में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया के लिए उसको बनाया, और 26 जनवरी 1956 को 1950 को उसको इंडिया में अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब इंडिया को उससे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से? एक था पाकिस्तान और एक था इंडिया। ठीक है, और उस टाइम में इंडिया में थे 565 प्रिंसली स्टेट्स। अब इन्हें इंटीग्रेटेड करने की, इन्हें यूनिफिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। इधर लिख देता हूं आपको 565। इसको इंटीग्रेटेड, इनका यूनिफिकेशन करने के लिए एक प्रिंसली डिपार्टमेंट और प्रिंसली डायरेक्टरेट भी बनाया गया, जिसके जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम सब जानते हैं उनको, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन और सरदार पटेल काफी अच्छे दोस्त थे। तो इन्होंने मिलकर पूरे इंडिया में घूमकर सभी राजाओं को राजी किया कि आप भाई साहब इंडिया में आ जाइए, क्योंकि एक अकेले छोटे से स्टेट का बना रहना, उसका एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें इतने सोर्सेज नहीं होते जो उस पर रूल करने के लिए सफिशिएंट हो। तो उन्होंने 565 में से 562 इनको मना लिया कि आप इंडिया में यूनिफाई हो जाओ। इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब आपका लास्ट जो है चैप्टर वो है राजस्थान पर। अब राजस्थान क्या है? देखिए 1950 से पहले राजस्थान नाम की कोई चीज नहीं थी, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। राजस्थान जो है आज का, तो राजस्थान को कहा जाता है राजपुताना। अब राजपुताना क्यों?
यहाँ पर जो ज्यादातर एम्परर्स हुए थे वो बेसिकली राजपूत कास्ट से थे। अब राजपूत का जो मीनिंग है वो है राजा का पुत्र, हिंदी वर्ड है यानी सन ऑफ राजा, एक सन ऑफ किंग। तो यहाँ पर थी 19 प्रिंसली स्टेट। इसके बाद थे यहाँ पर 3 ठिकानार और एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा इसको हम कहते हैं। अब इसको भी एक साथ लाना था क्योंकि जब छोटे छोटे जब स्टेट हो ना तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है, और वहां पर पॉलिटिक्स भी ज्यादा होने लग जाती है, तो इनको एक साथ लाना जरूरी था। लगभग 8 ईयर्स का टाइम ऑफ पीरियड लगा इनको एक साथ लाने के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 96 तक चली। ठीक है बच्चों, इसका जो क्रेडिट था वो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को, हालांकि और भी बहुत सारे थे। अब इसमें क्या मुश्किलें आई, कितने स्टेजेस थे इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इंडिया में क्या ट्रीटीज हुई थी, सॉरी राजस्थान में क्या ट्रीटीज हुई थी ब्रिटिशर्स और हमारे जो किंगडम थे उनके बीच में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आने वाले चैप्टर्स में पार्ट फर्स्ट है जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उस पर डिस्कस करेंगे क्या था वो, क्या ग्लोरियस पास्ट था, क्या सोर्सेज है हमारे पास हिस्ट्री को जानने के लिए, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।